नमस्कार दोस्तों, एग्जाम सेंटर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और हमारी जो सीरीज चल रही थी इंडियन ज्योग्राफी को लेकर, जो कि हम अपनी बुक से पढ़ रहे थे। और ये वाली जो बुक है, आप ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए ये नीचे जो नंबर चल रहे हैं ना, 9664449456, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप अपने घर तक बुक मंगवा सकते हैं। साथ में ये जो मैं कंप्लीटली पढ़ा रहा हूँ वो बुक के माध्यम से ही पढ़ा रहा हूँ, और ये बुक आपको जितने जो स्टूडेंट हैं लगभग ने ले भी ली है। तो साथ में आप ये देखिएगा कि इसमें आपको कोई भी शॉर्ट नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। वो हमने डायग्राम और मैपिंग बेस्ड बना रखे हैं ना, ताकि आपके एग्जाम टाइम में कम से कम समय में रिवीजन हो सके। और आज आपके लिए लेकर आया हूं सबसे बेहतरीन टॉपिक, जो कि अफवाह तंत्र को लेकर है। इससे पहले हमने अफवाह तंत्र की कुछ बेसिक बातें देखी थी, जिसमें अफवाह प्रतिरूप वगैरह है उनकी चर्चा की थी। आज हम मेनली चर्चा करेंगे नदियों को लेकर, जिसमें हमारा हिमालय अफवाह तंत्र है। उसके मैंने 3 पार्ट बताए थे कि गंगा अफवाह तंत्र, सिंधु अफवाह तंत्र और ब्रह्मपुत्र अफवाह तंत्र। उसमें जो सबसे बड़ी नदी बोल सकते हैं या जिससे सबसे ज्यादा हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, उसका नाम है गंगा नदी। और उस गंगा नदी के बारे में ही आज हम पढ़ने वाले हैं ना, जैसा आप थंबनेल में देख पा रहे हो। चलिएगा, हम बिना किसी देरी के ना, ये हमारा भारत के भूगोल जो पुस्तक है, जो कि सबसे बेहतरीन पुस्तक आप इससे बोल सकते हो। आप डायग्राम देखोगे और समझोगे कि देखो चीजें जो हैं वो कैसे मैनेज करनी होती है, हमें कैसे कम टाइम में हमें ज्यादा चीजें पढ़नी होती है ना। देखिएगा, आज मैं स्पेशली बात करने वाला हूं, वो बात करने वाला हूं गंगा अफवाह तंत्र को लेकर। देखिए, गंगा अफवाह तंत्र को लेकर हम बातचीत करते हैं, ठीक है। गंगा अफवाह तंत्र को लेकर बातचीत करते हैं तो देखिए, यहां से कुछ बातें हैं वो मैं मेंशन करूंगा यहां पर। देखिए, गंगा अफवाह तंत्र को लेकर हम बातचीत करना चाहें तो यहां से देखिएगा, इसकी कुछ बेसिक बातें हैं वो मैं वैसे ही बता देता हूं, बाकी डिटेल जो है आपको बुक में भी मिल जाएगी। चलिएगा, मैं बात करता हूं गंगा नदी को लेकर। हम बात करें तो ये भारत की, एक प्रकार से बोल तो सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। इसे हम ये बोल सकते हैं कि ये सांस्कृतिक दृष्टि से हो या फिर धार्मिक दृष्टि से हो, ये भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है ना। हम जानते हैं कि ये गंगा नदी जो है वो भारत की सबसे लंबी नदी भी है। ये नदी को देखा जाए तो ये अनेक जो सभ्यताएं, मानव सभ्यताएं हैं, उनकी जननी के रूप में भी है। ये एक प्रकार से मैं बोलूं तो इसके लिए हम ये बोल सकते हैं कि इसका जो उद्गम है, मेनली इसका उद्गम होता है गोमुख के निकट, या गोमुख हिमनद जो है उसके निकट है गंगोत्री ग्लेशियर, वहां से होता है। और ये गंगोत्री ग्लेशियर जो है वो उत्तरकाशी जिले में स्थित है ना। यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे की ओर देखेंगे तो आप इसको देख भी पाएंगे कि ये जो है उद्गम को लेकर हम बात करते हैं। यहां पर देखो, पहले कुछ बेसिक बातें आपको बता रहा हूं, फिर जो है हम इसको डिटेल वाइज मैप से ही समझेंगे ना। मैप से और डायग्राम से कैसे आपके शॉर्ट नोट्स बनते हैं ना, वो देखिएगा। उत्तरकाशी जिले से हो गया। यदि हम इसकी लंबाई को लेकर बात करते हैं तो इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। कई बार 2525 की जगह आपको 2510 किलोमीटर दे देता है एग्जामिनर, या कभी कभी 2500 किलोमीटर भी दे देता है ना। बट एनसीईआरटी अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो 2525 किलोमीटर सही होगा। दूसरा सवाल यहां से देखिएगा, जलग्रहण क्षेत्र को लेकर हम सवाल कर रहे हैं यहां पर। और जलग्रहण क्षेत्र को लेकर हम सवाल करें तो देखिएगा कि गंगा नदी का प्रवाह केवल भारत में नहीं है, गंगा नदी का प्रवाह बांग्लादेश में भी है। तो यहां पर इसके कुल अफवाह को, या कुल जलग्रहण जो क्षेत्र है इसका, इसको लेकर हम बात करते हैं तो 10.631 लाख वर्ग किलोमीटर है। या फिर आप सिंपल सा इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, 10.631 लाख वर्ग किलोमीटर। उसी प्रकार से हम भारत में इस यानी कि जो जलग्रहण क्षेत्र है गंगा नदी का, उसको यदि हम देखना चाहें तो 8.61 लाख वर्ग किलोमीटर है ना। भारत में कितना हो जाएगा? 8.61 लाख वर्ग किलोमीटर। तो ये 3 चीजें यहां से हमारी क्लियर हो गई हैं, उद्गम हो गया, लंबाई हो गया, और इसका जलग्रहण क्षेत्र हो गया। इसके बाद में हम चलिए चलता हूं, ये कुछ बेसिक सी बातें हैं ना, फिर आपको देखोगे कितने शानदार तरीके से हम इसको डायग्राम के माध्यम से समझेंगे ना। जो आपके पंच प्रयाग है, इतने शानदार तरीके से बुक में समझाया गया है। देखिएगा, सबसे पहले मैं यहां पर मैं बात करता हूं, देखो गंगा अफवाह तंत्र का। गंगा अफवाह तंत्र जो है वो भारत का लगभग मैं बोलूं तो 25% रखता है, या 25% क्षेत्रफल पर विस्तृत है। कितना है? 25%। यदि इसके प्रवाह को देखा जाए तो मेनली इसका जो प्रवाह है वो देखिएगा उत्तराखंड में है, उत्तर प्रदेश में, बिहार में है और पश्चिम बंगाल में है। साथ में
इसका प्रवाह झारखंड में भी है, लेकिन झारखंड में न्यूनतम प्रवाह है इसका ना। और यहां पर आप देखोगे तो इसका न्यूनतम प्रवाह वो केवल साहिबगंज जिले में है। कौन से में है? साहिबगंज जिले में। अच्छा, यहां पर एक चीज देखिएगा, हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, यहां पर ही अपना डेटा वैसे पूरा हो जाता है 2500 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर। यहां पर आप देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर है, जहां पर इसकी क्या है भाई? सर्वाधिक लंबाई है। न्यूनतम लंबाई वैसे देखेंगे हम तो न्यूनतम लंबाई कहां पर आ रही है आपको? झारखंड में। यदि देखो झारखंड में ये बहती है लगभग 35-40 किलोमीटर के आसपास। यहां से देखेंगे ना इस हिसाब से, तो वैसे देखते हैं तो यहां पर लंबाई जो है वो उत्तराखंड में। देखो जब ऑप्शन में झारखंड नहीं हो तो फिर हमें कहां पर जाना है? उत्तराखंड में जाना है, जहां पर ये जो है लगभग 110 किलोमीटर लंबी है। ठीक है। दूसरा देखिएगा, यदि हम इस गंगा नदी को लेकर बात करते हैं तो देखिएगा इसका उद्गम स्थान पर क्या नाम है। देखिए उद्गम स्थान को लेकर हम बात करते हैं तो यहां पर इस नदी को जो है वो क्या कहा जाता है? भागीरथी कहा जाता है। ठीक है। ये भागीरथी नदी क्या करती है? मध्य व लघु हिमालय श्रेणियों को काटकर तंग महाखड्डों से होकर क्या होती है? गुजरती है। ठीक है। अब यहां से देखिएगा कि गंगा नदी जो नाम है वो आखिर पड़ता कहां से है। आपने देवप्रयाग का नाम सुना होगा। देवप्रयाग में क्या होता है कि भागीरथी और अलकनंदा जो है वो दोनों का संगम होता है, और उस संगम के बाद में ये जो नदी है वो क्या कहलाती है? गंगा कहलाती है। वो हम बहुत शानदार तरीके से मैपिंग से देखेंगे ना, और डायग्राम से देखेंगे, आपको मजा आ जाएगा कि सर डायग्राम में सारी चीजें मेंशन है, हमने 1-2 बार थ्योरी पढ़ी, उसके बाद में जरूरत ही नहीं है। दूसरा यदि हम बात करें यहां पर, दूसरी बात करें तो गंगा नदी का पानी देखो कभी दूषित नहीं होता है ना, खराब नहीं होता। उसके पीछे रीजन क्या है? देखिए उसमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है, और उस बैक्टीरिया का नाम है बेट्रियोकोस, या फिर इसे बोलते हैं कोलीफॉर्म। बेट्रियोकोस कोलीफॉर्म, ये बात आप याद रखिएगा ना। दूसरा, गंगा नदी को लेकर बात करते हैं ना, तो गंगा नदी क्या होता है कि बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, हमें पता है, यानी संगम बंगाल की खाड़ी में जो सागर द्वीप है उसके निकट होता है। ठीक है। और वैसे देखा जाए तो हम जानते हैं कि गंगा नदी को लेकर हम बात करते हैं तो गंगा नदी जो है वो फरक्का पश्चिम बंगाल में क्या होता है भाई? फरक्का पश्चिम बंगाल में 2 धाराओं में बढ़ जाती है ना, 2 धाराओं में बढ़ जाती है। एक तो मेनली आप बोल सकते हो कि पद्मा, और दूसरी होती है हुगली। हुगली देखो एक वितरिका है ना गंगा की, जो कोलकाता होते हुए बहती है, उसे हुगली भी बोलते हैं, भागीरथी भी बोलते हैं वहां पर। लेकिन ये गंगा नदी जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश कर जाएगी ना, बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में प्रवेश करते ही इसका नाम चेंज हो जाता है, और इसका नाम जो है वो नाम पड़ जाता है भाई पद्मा। क्या नाम हो जाता है? पद्मा। क्लियर है ये बातें? चलिए अब आते हैं हम मेनली, ये चलो प्रयाग उरियाग बाद में देखते हैं, क्योंकि प्रयागों की जो डिटेल है हमने डायग्राम में ली हुई है ना, और वहां से इसको समझने का, देखो दोनों चीजें मैंने मेंशन की हैं। देखिए यहां से मैं इधर से शुरू करता हूं आपकी ना कहानी, और यहां से आप समझने का प्रयास करते जाना। देखिए यहां पर मैं सबसे पहले बात करता हूं, देखिए गंगोत्री ग्लेशियर को लेकर। देखिए यहां पर गंगोत्री ग्लेशियर है, ठीक है, जो कि गोमुख के निकट है ना। यहां पर हम बात करते हैं तो उत्तरकाशी जिला है, जो कि कहां पर है भाई? उत्तराखंड में। यहां से एक नदी का उद्गम होता है, और उस नदी को हम जानते हैं भागीरथी के नाम से। देखिएगा कई जगह जो है, जैसे पुराने क्वेश्चंस कुछ आए हुए हैं, वहां पर यह बोला गया है कि उद्गम स्थान पर जो ये भागीरथी या गंगा नदी है उसको किस नाम से जाना जाता है, और वहां पर ये वाला माना गया है जानवी नदी। लेकिन लाडलो वास्तविकता यह है कि जानवी नदी का उद्गम वहां से नहीं होता है। जानवी नदी का उद्गम होता है थांगला दर्रा से, है ना, जैसा मैंने बना रखा है। और ये जानवी नदी जहां पर आकर मिलती है उस स्थान का नाम है भैरव घाटी, या फिर इसे लंका घाटी के नाम से भी जानते हैं। देखिए चलो अपन मेन मुद्दे पर आते हैं। मेन मुद्दा हमारा यह था कि उद्गम स्थान पर भागीरथी के नाम से जाना जाता है, और फिर एक केदारताल से एक नदी निकल रही है भाई। केदारताल से जो नदी निकलती है उस नदी का नाम है केदार गंगा। केदार गंगा और भागीरथी का जहां पर संगम होता है वहां पर एक धाम बना हुआ है जिसे गंगोत्री धाम कहते हैं। आप देखिए यहां से, मैं यदि आपको बोलूं कि उत्तराखंड के जो 4 धाम है, या उत्तराखंड के 4 मेनी धाम है जिनमें हम स्पेशली बात करें, तो देखिएगा
आपने नाम सुना होगा गंगोत्री का, यमुनोत्री का, बद्रीनाथ और केदारनाथ। ये उत्तराखंड के 4 धाम है, ठीक है। लेकिन भारत के 4 धामों की बात होती है ना, भारत के 4 धाम, तो वहां पर ये नहीं होते। भारत में 4 धाम है। उत्तर में तो बद्रीनाथ है, दक्षिण में आप बात करेंगे रामेश्वरम है, और पूर्व में बात करेंगे पुरी है, और पश्चिम में बात करेंगे द्वारका है, जो कि गुजरात वाला है। क्लियर है ये बातें? यहां से देखो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यदि हम आगे की ओर बढ़े, देखो केदारताल से केदार गंगा और इधर भागीरथी दोनों का संगम होता है गंगोत्री धाम में। इसके बाद में देखिए आप, यहां से एक थांगला दर्रे से एक नदी आती है, और उस नदी का नाम है दोस्तों जाह्नवी नदी ना। और ये जाह्नवी नदी और इधर है भागीरथी नदी, दोनों जिस स्थान पर मिलती हैं उस स्थान को कहा जाता है भैरव घाटी, या फिर इसे कहा जाता है लंका घाटी। भैरव घाटी या लंका घाटी। दूसरा देखिए, यहां से एक डोंडी ताल से एक नदी निकलती है, और उसका नाम है भाई असीम गंगा। और ये असीम गंगा जहां पर जाकर भागीरथी में मिलती है, उस स्थान को पर्टिकुलर कहा जाता है गंगोरी। क्या कहा जाता है लाडलो? गंगोरी कहा जाता है। वहीं से आप देखिएगा, आपकी जो एक बिलांगना नदी है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण नदी है ना, बिलांगना नदी का उद्गम जो है वो खतलिंग ग्लेशियर से होता है, ठीक है। और खतलिंग ग्लेशियर से बिलांगना नदी निकलकर भागीरथी में जहां पर मिलती है, वहां पर एक प्रयाग का निर्माण होता है, और उस प्रयाग को दोस्तों हम गणेश प्रयाग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? गणेश प्रयाग। अच्छा, वहीं से यदि हम आगे की ओर बढ़ते हैं, देखिए ये भागीरथी नदी है, ठीक है, संगम के। क्या समझ रहे हो? संगम के, यानी कि आप देखो यहां पर तो भागीरथी प्लस बिलांगना के संगम के जस्ट नीचे की ओर चलेंगे तो आपको एक बांध नजर आएगा इस भागीरथी नदी पर। और भागीरथी नदी पर जो बांध नजर आ रहा है, उस बांध का नाम है दोस्तों टिहरी बांध। क्या नाम है? टिहरी बांध। और टिहरी बांध को लेकर मैं बातचीत करूं यहां पर, तो देखिएगा टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है ना, और इस बांध की ऊंचाई 260 मीटर है। आप यहां से ध्यान रखिएगा, यदि आपसे पूछा जाता है सवाल कि भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है, तो गुरुत्वीय बांध की बात आती है तो वहां पर भाखड़ा बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, वहां पर हमारा जवाब होगा कि हीराकुंड बांध है। यदि सवाल आता है कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो यह नर्मदा नदी वाला इंदिरा सागर है। क्लियर है मेरी बात है? दूसरी देखिए, यहां से इस टिहरी बांध का जब निर्माण हो रहा था, तो यहां पर यहां के स्थानीय जो लोग थे, ठीक है, और साथ में ही जो सुंदरलाल बहुगुणा जी थे, उन्होंने इस बांध का विरोध किया। वजह क्या थी? एक तो वजह यह थी कि यहां पर जब बांध का निर्माण हो रहा है तो यहां के लोगों को विस्थापित किया जा रहा था ना, पूरे गांव के गांव को उठाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। दूसरा काम, यदि बांध का निर्माण हो रहा है तो यहां की प्रकृति को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तीसरा, यह भी पता है कि भाई बांध टूटेगा तो उससे कितना नुकसान होगा, और ऐसे ही बांध टूटने की घटना के कारण देखो केदारनाथ के आसपास घटना हुई थी कुछ समय पहले, कितनी भयंकर त्रासदी हुई थी ना। तो इन सभी को लेकर सुंदरलाल बहुगुणा ने 1973 में एक आंदोलन चलाया था, और उस आंदोलन का जो नाम है वो नाम रखा गया था चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन जो है वो राजस्थान का जो खेजड़ली आंदोलन था 1730 वाला, उससे प्रेरित था। तो यहां की बातें हमारी हो चुकी हैं। अब मैं थोड़ा सा नेक्स्ट की ओर चलता हूं। देखिए, अब ये भागीरथी नदी देखो यहां पर आ गई है देवप्रयाग के आसपास, और देवप्रयाग में आकर मिलती है अलकनंदा ना। इसके बाद में इस नदी का नाम होता है गंगा। अब ये अलकनंदा की कुछ कहानियां। अब जो पंच प्रयाग बनते हैं ना अपने, वो पंच प्रयाग मेनली बनते हैं अलकनंदा पे, ठीक है। ये जो गणेश प्रयाग देखा था वो पंच प्रयाग में दोस्तों शामिल नहीं है, है ना, शामिल नहीं है। पंच प्रयाग में देखो यहां से हम बात करेंगे मेनली, जैसे देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, इधर ऊपर देखेंगे तो नंद प्रयाग, एक विष्णु प्रयाग, ये मेनली 5 प्रयाग हैं। अब इसको देखो, आप देखो कितने प्यारे डायग्राम से बनाया गया है। ये सारे आपकी बुक में एज ए टीच वैसे के वैसे हैं। बुक की तो पीडीएफ खोल रखी है हमने ना। यहां से देखिए, यदि मैं बात करता हूं, देखो गंगा नदी का अफवाह तंत्र को लेकर बात चल रही है। यहां से यदि मैं बात करता हूं तो देखो सबसे पहले यहां पर एक ग्लेशियर है। ये सारी जो घटनाएं मैं बता रहा हूं ये उत्तराखंड को लेकर ही है ना, ये सारी घटनाएं उत्तराखंड की है। यहां पर एक ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर का नाम है दोस्तों सतोपत ग्लेशियर। इस सतोपत ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसे हम अलकनंदा बोल दो, या फिर इसे बोला जाता है विष्णु गंगा।
ठीक है, अलकनंदा या विष्णु गंगा, उसका उद्गम होता है। दूसरा देखिएगा, यहां पर पास में ही एक देवताल झील है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में वैसे आपको पता हो तो ताल वाली झील है ना, चाहे देवताल हो, चाहे भीमताल हो, चाहे नैनीताल हो, चाहे नौकुचिया ताल हो, चाहे कंकाल हो, सारी झीलें जो है वो यहीं पे तो हैं। देवताल झील से एक नदी निकल रही है और दोस्तों उस नदी का जो नाम है वो सरस्वती है। और जहां पर सरस्वती नदी और प्लस में अलकनंदा मिलती है वहां पर केशव प्रयाग का निर्माण होता है। हालांकि केशव प्रयाग पंच प्रयाग में शामिल नहीं है। दूसरा देखो, ये बद्रीनाथ मंदिर को लेकर बहुत बार सवाल पूछा गया है। पहली बात तो यह है कि ये बद्रीनाथ जो मंदिर है लाडलो, ये अलकनंदा नदी के किनारे है, पहला सवाल, अलकनंदा के किनारे। दूसरा सवाल, बद्रीनाथ मंदिर का जो निर्माण है वो कहां पर होता है, जहां पर अलकनंदा प्लस ऋषि गंगा, अलकनंदा प्लस ऋषि गंगा जहां पर जिनका संगम होता है वहां पर बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण होता है। और लाडलो ये ऋषि गंगा जो है वो कहां से निकलती है, नीलकंठ पर्वत से निकलती है। क्या नीलकंठ पर्वत से जो नदी निकलती है ऋषि गंगा, जहां पर आकर ये मिलती है वहां पर बद्रीनाथ का मंदिर है। आपको पता है कि ये बद्रीनाथ जो मंदिर है ये भारत के 4 धामों में से एक है, 4 धामों में से एक है ना। और बद्रीनाथ मंदिर के लिए हम वैसे भी बात करना चाहें, ठीक है, तो इसे हम बोल सकते हैं कि ये उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड के जो 4 धाम है उनमें से भी एक है, और भारत के 4 धामों की बात करें तो उनमें से भी लाडलो एक है। अच्छा देखिए, हम सीधा सीधा आगे की ओर बढ़ते हैं। एक देखिए यहां पर है लक्ष्मण गंगा, ठीक है। लक्ष्मण गंगा का उद्गम हो रहा है हेमकुंड ग्लेशियर से। हेमकुंड ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसे हम लक्ष्मण गंगा कह रहे हैं, और ये जहां पर आकर अलकनंदा में मिलती है वहां पर एक निर्माण होता है जिसे हम गोविंद घाट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, गोविंद घाट के नाम से। वैसे थोड़ा सा हम और आगे की ओर बढ़ना चाहें, अब यहां से अपना मेनली जो सवाल है या पंचप्रयाग वाली बातें हैं वो यहां से शुरू होंगी। अब जरा समझिए, अपना पहला प्रयाग है पंचप्रयाग में जिसे हम बोलते हैं विष्णु प्रयाग, पहला प्रयाग। देखिए, धौलागिरी जो श्रेणी है, ठीक है, धौलागिरी श्रेणी, वहां से एक नदी का उद्गम होता है ना जिसका नाम ही पश्चिमी धौली गंगा है। क्या नाम है, पश्चिमी धौली गंगा। पश्चिमी धौली गंगा जो है वो निकलकर जहां पर आकर मिलती है, जहां पर आकर मिलती है वहां पर विष्णु प्रयाग का निर्माण होता है। वैसे आपको पश्चिमी धौली गंगा के बजाय केवल धौली गंगा मेनली ज्यादा मिलता है, या फिर आप इसका जो नाम है वो गोरी गंगा भी दे सकते हो। धौली गंगा को गोरी गंगा भी कहा जाता है ना। मेनली एज इट इज सही नाम की बात करेंगे तो इसे पश्चिमी धौली गंगा कहा जाता है, लेकिन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इसे धौली गंगा या गोरी गंगा का नाम दिया जाता है। क्लियर है ये बातें। जहां पर आकर मिल रही है विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग से आगे बढ़ेंगे अलकनंदा होते हुए, तो आपने कभी उत्तराखंड घूमने का मन बनाया होगा तो जोशी मठ के बारे में जरूर नाम सुना होगा, जोशी मठ। साथ में ही देखिए यहां पर तुंगनाथ, ये भी एक घूमने वाला बहुत अच्छा पॉइंट है ना, तुंगनाथ ट्रेकिंग वाला है। यहां से इस तुंगनाथ के समीप से एक नदी का उद्गम होता है जिसे जाना जाता है बाल खिले नदी ना, तुंगनाथ से। तुंगनाथ से ये बाल खिले नदी जो है वो निकलकर जहां पर आकर मिलती है अलकनंदा में, उस स्थान का जो नाम है, उस स्थान का नाम पर्टिकुलर जो है वो अलकापुरी है। क्या नाम है भाई, अलकापुरी। अच्छा वहीं से हम आगे की ओर बढ़े तो देखिएगा सेकंड नंबर का जो अपना प्रयाग है उसे हम जानते हैं नंद प्रयाग के नाम से। क्या नाम से, नंद प्रयाग के नाम से। अच्छा नंद प्रयाग को लेकर बात करें तो देखिएगा जरा, एक यहां पर त्रिशूल पर्वत है। क्या नाम है, त्रिशूल। जैसा मैंने आपको हिमालय में भी बताया था कि मेनली यहां पर जैसे त्रिशूल है, कामेत है, बंदरपूछ है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, ये पर्वत श्रेणियां यहां पर स्थित हैं। तो इस त्रिशूल पर्वत से, ठीक है, यहां पर पास में एक नंदा घूंघटी ग्लेशियर है इस त्रिशूल पर्वत पर, वहां से एक नदी का उद्गम होता है और इस नदी का नाम दोस्तों नंदाकिनी है। क्या नाम है, नंदाकिनी। नंदाकिनी अलकनंदा में जहां पर आकर मिलती है उस स्थान को हम जानते हैं नंद प्रयाग के नाम से। किस नाम से भाई, नंद प्रयाग के नाम से। तो आपके 2 प्रयाग हो गए। इसके बाद में हम आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब जरा देखिए यहां से
आगे की ओर बढ़ते देखिए, तीसरे नंबर पे जो आपका प्रयाग बनता है उस प्रयाग को कहते हैं हम कर्ण प्रयाग। अब कर्ण प्रयाग के लिए देखो यहां पर एक ग्लेशियर है जिसका नाम है पिंडारी ग्लेशियर। पिंडारी ग्लेशियर से एक नदी निकल रही है, उस नदी का नाम है भाई पिंडर नदी। और ये पिंडर नदी जहां पर अलकनंदा में आकर मिलती है उस प्रयाग का नाम है कर्ण प्रयाग। कौन सा प्रयाग है भाई? कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग के बाद में ये नदी अलकनंदा जो है वो आगे की ओर बढ़ती है। और चौथे नंबर पे जो अपना प्रयाग बनता है उस प्रयाग को कहते हैं हम रुद्र प्रयाग, भगवान शिव। यहां से आप देखिएगा एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चोराबाड़ी ग्लेशियर, ठीक है, या चोराबाड़ी ताल भी बोलते हैं, जो कि मंदरांचल श्रेणी में है, मंदरांचल श्रेणी में। और यहां से एक नदी का उद्गम होता है जिसे जाना जाता है मंदाकिनी। क्या नाम से? मंदाकिनी। वो कौन सी है? नंदाकिनी, ठीक है। इस मंदाकिनी नदी के किनारे भारत का बहुत फेमस मंदिर है जो कि आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में है, और नाम है इसका केदारनाथ मंदिर। क्या नाम है? केदारनाथ मंदिर। केदारनाथ मंदिर को बात लेकर मैं करूं तो ये भारत के जो 12 ज्योतिर्लिंग है, भारत के 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक है। अच्छा, यहां से ये नदी आगे की ओर बढ़ती है, ये मंदाकिनी, तो मंदाकिनी प्लस अलकनंदा का जहां पर संगम होता है उस प्रयाग का जो नाम है वो रुद्र प्रयाग है। देखिए, प्रयाग का मतलब होता है जहां पर दो या दो से अधिक नदियां आपस में आकर मिलती हो, उस स्थान को हम प्रयाग कहते हैं। क्लियर? चलिएगा, मैं नेक्स्ट की ओर आगे की ओर बढ़ता हूं। आपका जो पंच प्रयाग बनता है, थोड़ी सी उसकी पांचवा प्रयाग है ना, जो कि मिलकर पंच प्रयाग बनाएंगे आपका, और उस प्रयाग का जो नाम है वो नाम है भाई देवप्रयाग। क्या नाम है? देवप्रयाग। देवप्रयाग में देखो, इधर से नदी आ रही है भागीरथी, इधर से नदी आ रही है अलकनंदा, दोनों जहां पर आकर मिल जाएंगी उस स्थान पर कौन सा स्थान बना हुआ है? देवप्रयाग। और ये एक प्रकार से बोल रहे हैं तो देवप्रयाग के बाद में ही इन दोनों का सामूहिक रूप है वो गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। या फिर मैं सिंपल सा बोल रहा हूं कि अलकनंदा और भागीरथी को देवप्रयाग के बाद में किस नाम से जाना जा रहा है? गंगा के नाम से। और हम इसी का अध्ययन करने वाले हैं। जितनी मैंने संरचनाएं इस डायग्राम में बताई हैं आपको दोस्तों, वो सारी की सारी संरचना जो है वो उत्तराखंड से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? उत्तराखंड से रिलेटेड है। यहां तक की बातें क्लियर हुई? अच्छा, मैं पंचप्रयाग को एक बार आपको और दिखा देता हूं थोड़ा सा, जैसे मैंने चर्चा की है। देखिएगा, पंचप्रयाग में आप ये देख लीजिए कि पंचप्रयाग में एक तो मेनली आपकी जो नदी रहेगी उसका नाम रहेगा भाई अलकनंदा। देखो, पंचप्रयाग में सारी जगह अलकनंदा नदी है ना, पांचों जगह आप देख लो, पहला काम फिनिश हुआ आपका। केवल एक ही नदी देखनी है। अब यहां से आप देखो, पहला है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग, तो विष्णु प्रयाग में जो नदी मिलती है उसका नाम है धौली गंगा प्लस अलकनंदा, या फिर आप बोल सकते हो धौली गंगा प्लस विष्णु गंगा। दूसरा प्रयाग आपका नंद प्रयाग। देखो, एक नदी का नाम तो अलकनंदा है, और नंद प्रयाग जहां पर मिलता है उस नदी का नाम क्या है? नंदाकिनी। ये तो वैसे याद रह जाएगा। अब यहां से देखो कर्ण प्रयाग, कर्ण ने कवच कुंडल वगैरह है, या फिर मैं बोलूं तो पिंड वगैरह दान किया था, ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो कर्ण प्रयाग से कि भाई कर्ण ने कवच कुंडल वगैरह ऐसे कुछ दान किया था या पिंड वगैरह दान किए थे। तो अलकनंदा तो दूसरी नदी है ही, तो आपकी पिंडर नदी हो जाएगी यहां से। एक है रुद्रप्रयाग, भगवान शिव वाला मंदिर, यानी केदारनाथ का मंदिर। केदारनाथ का मंदिर मंदाकिनी के किनारे, तो मंदाकिनी प्लस अलकनंदा। देवप्रयाग तो सारे जानते ही हैं कि भागीरथी प्लस अलकनंदा है ना, तो ये हो गया आपका कंप्लीट। इस प्रकार से हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ये हमने बेसिक बातें जो हैं इसकी कंप्लीट कर ली हैं, इस डायग्राम को समझ भी लिया है। अब जरा देखिए, ये डायग्राम है कुछ, ये थोड़ा सा मतलब कि हाँ, जिस हिसाब से हमें पढ़ना चाहिए वैसे नहीं है, ठीक है। बुक में क्या है कि इसको थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए, आप इजी वे में पढ़ पाए है ना, इसके लिए ऐसे वाली में है। मैं इसके लिए मैंने क्या किया है कि एक इमेज बना के या एक इमेज जनरेट करके मैंने क्या कर दिया है, इसका काम इजी कर दिया ताकि आपको कोई दिक्कतें नहीं आए, ठीक है। यहां से जरा देखिएगा, यदि मैं बात करूं यहां पर, चलिए मैंने एक यहां से ये पीपीटी के थ्रू ले लिया है ना, यहां से मैं यहां पर दिखा देता हूं ये वाला डायग्राम, ठीक है। थोड़ा सा गौर करके देखना, क्योंकि इसमें इतनी चीजें हैं कि ये गंगा नदी का पूरा निचोड़ है ना,
जिसको एक प्रकार से मैं खुद बोलूं तो डिजाइन करने में और इसको बनाने में मुझे ही 3 से 4 दिन लग गए ना, तब जाके ये डायग्राम पूरा हो। ये गंगा के डायग्राम दोनों बनाने के लिए कम से कम 1 सप्ताह का रोजाना 10-10 घंटे काम किया, तब जाके ये फॉर्मेट में आए थे ना, एडजस्ट हो पाए थे। चलिए इसको लेकर बात करते हैं। अब देखिए गंगा नदी को हम बातें कर चुके हैं मेनली कि गंगा नदी का उद्गम है वो गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है, जो कि गोमुख के निकट है, उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड से होता है। ठीक है, ये उत्तराखंड के बाद में देखिए ये निकलकर ये आगे की ओर बहती है और यहां पर इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। जैसे सहायक नदियों को लेकर मैं बात करूं सबसे पहले, तो देखिएगा सबसे पहले नदी आकर इसमें मिलती है उसका नाम है रामगंगा नदी। पहली नदी का नाम रामगंगा, मैदानों में आकर जो मिलती है। दूसरी का नाम यहां पर गोमती है। तीसरी का नाम मैं बोलूं तो घाघरा नदी है। मैं यहां पर लिख ही देता हूं ना, मान लो आपको दिखाई भी नहीं दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। पहली नदी का यहां पर जो नाम है वो है भाई रामगंगा नदी। दूसरी नदी का जो नाम है यहां पर वो है गोमती नदी। तीसरी जो नदी है उस नदी का नाम है दोस्तों घाघरा नदी। चौथी नदी जो है यहां पर उस नदी को बोला जाता है गंडक नदी। पांचवी जो नदी है उसे बोला जाता है कोसी नदी। और जो गंगा में मैदानों में मिलने वाली जो अंतिम सहायक नदी है उस सहायक नदी का नाम है दोस्तों महानंदा। क्या नाम है भाई? महानंदा। यानी एक प्रकार से मैं बोलना चाहूं गंगा नदी का या गंगा नदी के बारे में, तो इसके बाएं किनारे पर मिलने वाली नदियों का जो क्रम है वो भी कई बार पूछा जाता है। तो यहां पर देखिएगा सबसे पहले मिलने वाली जो नदी है उसका नाम है दोस्तों रामगंगा नदी। सबसे अंत में जो मिल रही है उसका नाम है महानंदा। महानंदा, ये दोनों बातें याद रखेंगे। देखो सबसे पहले रामगंगा है, फिर गोमती है, फिर घाघरा है, फिर गंडक है, फिर कोसी है, और फिर लास्ट में आपकी कौन सी आ जाएगी? महानंदा। अब बात करता हूं मैं दाएं किनारे को लेकर। देखिए दाएं किनारे को लेकर बात करता हूं तो यमुनोत्री ग्लेशियर से एक नदी का उद्गम होता है और इस नदी को हम जानते हैं भाई यमुना के नाम से। हालांकि यमुना की डिटेल हम अलग से देखेंगे, यमुना के नाम से, ठीक है। और ये यमुना नदी जहां पर आकर मिलती है उस स्थान का जो नाम है पर्टिकुलर, उस स्थान को हम कहते हैं प्रयागराज। क्या कहते हैं भाई? प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज। प्रयागराज क्लियर। और प्रयागराज में आपको पता है कि ये जो नदी है वो त्रिवेणी संगम बनाती है, जहां पर आपकी गंगा है, यमुना है और सरस्वती नदी है ना। और आपको पता है कि प्रत्येक 12 वर्ष बाद में यहां पर महाकुंभ का आयोजन होता है और ये महाकुंभ का आयोजन अब हो भी रहा है। चलिए दूसरी ओर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए आगे की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं तो यहां से जरा कुछ बातें हैं उनको समझने का और प्रयास करना आप, ठीक है। चलिए मैं गंगा नदी के बारे में जो कुछ बातें हैं जरा उनको देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी इसकी डिटेल बता देता हूं इन नदियों की। देखिए जरा, अब मैंने जूम कर दिया है, अब आपको आराम से दिखाई दे देगा, कोई इश्यू नहीं होगा ना। चलिए सबसे पहले हम यानी कि जो यमुना नदी है थोड़ी सी चर्चा जो है उस नदी को लेकर कर लेते हैं। देखिए यहां पर एक ग्लेशियर है और उस ग्लेशियर का नाम है भाई बंदरपूछ। बंदरपूछ जो श्रेणी है उसमें एक ग्लेशियर जिसका नाम है यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुना के नाम से ये कोई इश्यू नहीं है ना। यहां से एक नदी निकलती है और उस नदी को जानते हैं हम यमुना नदी के नाम से। और आपको पता है कि यमुना पे बात करें तो यमुनोत्री जो धाम है वो भी इसी पे स्थित है। यहां से आगे की ओर बहती हुई ये नदी देखो सीधे जा रही है और ये आगे की ओर जाके ये जहां पर मिल रही है उस स्थान का नाम है प्रयागराज। यहां तक की बातें क्लियर हुई। दूसरा, यहां पर आप देखो मैं बेसिक बातें बता रहा हूं, फिर तो जो आगे की डिटेल होगी वो हम यमुना नदी में कर लेंगे। इस यमुना नदी के लिए बात करते हैं तो देखिएगा ये गंगा की, क्या हो रहा है? गंगा की एक प्रकार से मैं बोलूं तो दाएं किनारे पर, दाएं किनारे पर मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी है। दूसरा मैं ये भी बोल सकता हूं कि गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम जो है वो हिमालय से होता है लेकिन इसके दाहिने किनारे पर आकर मिलती है। बाकी की गंगा की जिनका उद्गम हिमालय से होता है ना, वो सारी की सारी बाएं किनारे पर आकर मिल रही है ना। चाहे रामगंगा हो, चाहे घाघरा हो, चाहे गंडक हो, चाहे कोसी हो ना, उन सभी का उद्गम है वो हिमालय से हो रहा है लेकिन बाएं किनारे पर आकर मिल रही है। एकमात्र अपवाद है ना, और वो कौन सा है? यमुना है।
यमुना नदी क्या करती है कि इसके पैरेलल बहती है, यानी समानांतर बहती है। दोनों का उद्गम ही उत्तराखंड से होता है, चाहे वो आपकी गंगा हो चाहे वो आपकी यमुना हो। यहां से हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो देखिए यमुना की भी बहुत सी सहायक नदियां हैं। ठीक है, क्योंकि यमुना को तो हमें अलग से पढ़ना पड़ेगा, इसलिए मैं यहां पर आपको पजल्ड नहीं बनाऊंगा, मैं सीधा आगे की ओर बढ़ जाता हूं ना। और इसी गंगा नदी में ही पार्ट जो है उसी में कर लेंगे हम। यहां पर देखो एक नदी है, और उस नदी का जो नाम है वो यहां पर आप देख पा रहे होंगे। उस नदी को दोस्तों जाना जाता है रामगंगा के नाम से। किस नाम से जाना जा रहा है यहां पर? रामगंगा के नाम से। और रामगंगा के लिए बात करें तो रामगंगा का देखो उद्गम जो होता है वो कहां से हो रहा है यहां पर। इसका जो रामगंगा का उद्गम होता है वो मेनली, मैं एक प्रकार से मैं बोलूं तो उत्तराखंड का जो हिमालय वाला पार्ट है वहां से होता है। या फिर मैं एक प्रकार से मैं बोलूं तो इसका उद्गम होता है भाई गढ़वाल हिमालय से। ठीक है, गढ़वाल हिमालय से इसका उद्गम होता है। गढ़वाल हिमालय से उद्गम होके ये नदी जिस स्थान पर आकर गंगा में मिलती है उस स्थान का नाम है कन्नौज। एक बहुत विशेष बात है कि इस रामगंगा नदी के किनारे यूपी का जो बरेली शहर है, यूपी का बरेली शहर है वो बसा हुआ है। यूपी का बरेली शहर। क्लियर है ये बात है? चलिएगा नेक्स्ट की ओर बात करते हैं। यहां से नेक्स्ट की ओर आगे की ओर बढ़े हैं तो देखिएगा एक फुल्लर झील बोल दो, गोमत ताल बोल दो, या फिर पीलीभीत उत्तर प्रदेश बोल दो, वहां से एक नदी का उद्गम हो रहा है जिसे हम जानते हैं गोमती नदी के नाम से। इस गोमती नदी के किनारे आप देख पा रहे होंगे कि लखनऊ है, यहां पर जौनपुर बसा हुआ है, और ये जहां पर आकर मिलती है उस स्थान का नाम है भाई गाजीपुर। और ये गाजीपुर जो जहां पर पड़ता है वो यूपी का पार्ट है। ठीक है, यूपी का पार्ट है। वहीं से हम आगे की ओर बढ़े। ठीक है, आगे की ओर बढ़े तो देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं तो यहां से जरा देखने का प्रयास करना। देखो मैं हालांकि डिटेल आपको थ्योरी में भी आपको बताऊंगा। यहां पर देखिए ग्लेशियर है जिसका नाम है मापचाचोंग ग्लेशियर, है ना, जो तिब्बत में है। यहां से एक नदी का उद्गम होता है, उस नदी को जानते हैं हम घाघरा नदी के नाम से। और साथ में आप देखिए यहां पर घाघरा नदी की एक छोटी सी सहायक नदी है जिसे हम शारदा नदी बोल दो, या फिर इसे काली नदी भी बोला जाता है नेपाल में, वो भी बातें करेंगे हम आगे। एक नदी इसकी सहायक नदी है जिसका नाम है राप्ती नदी। और राप्ती नदी के किनारे यूपी का जो गोरखपुर शहर है वो बसा हुआ है। वैसे घाघरा जो नदी है उसे हम सामान्यतः आपकी जो सरयू नदी है उसके नाम से भी जानते हैं। और आपको पता है कि सरयू नदी के किनारे अयोध्या शहर है। अयोध्या में भी हाल ही में राम मंदिर की स्थापना हुई है। और अयोध्या में भी हाल ही में बात करें, ठीक है, तो इस नदी के किनारे क्या बनाई गई है? 251 मीटर ऊंची राम की प्रतिमा भी बनाई है, भगवान श्री राम की। और अयोध्या में ही बात करें तो एक एयरपोर्ट बना है लेटेस्ट जिसका नाम वाल्मीकि एयरपोर्ट रखा गया है ना। यहां पर काले पत्थर पर, यानी कि रामलला की जो 5 वर्ष का जो बालक है ना वैसी प्रतिमा बनाई गई है ना, जो कि 51 ऊंची है, 51 इंच। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए यहां पर एक नदी है और उस नदी का नाम है भाई गंडक नदी। गंडक नदी का उद्गम नेपाल हिमालय से होता है। देखिए गंडक नदी की मेनली दो धाराएं हैं, दोनों धाराएं मिलकर जो है वो गंडक का निर्माण करती हैं। यहां पर देखिए एक का नाम तो त्रिशूल धारा है और दूसरी का नाम है भाई काली गंडक। और ये दोनों मिलकर नेपाल में आकर मिल जाती हैं, और इसके बाद में ये जो नदी है वो गंडक नदी के नाम से जानी जाती है। गंडक नदी की विशेष बात क्या है? गंडक नदी के किनारे पर एक तो चंपारण शहर बसा हुआ जो कि काफी फेमस है हिस्ट्री के पर्पज से भी, और इस पर एक बांध बनाया गया है या बांध परियोजना है जो कि बिहार में है। और इस बांध परियोजना का नाम है वाल्मीकि बांध परियोजना। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए एक नदी है जिसका नाम है भाई कोसी नदी। कोसी नदी पर्टिकुलर, इसका उद्गम हम बोले तो किसी पर्टिकुलर स्थान से नहीं होता। ये क्या है कि 6-7 धाराएं होती हैं, मेनली 7 धाराएं बोलते हैं इनको ना। ये 7 धाराएं आकर नेपाल में मिलती हैं, इस कारण से नेपाल में इसे सप्त कोसी कहा जाता है। लेकिन इस कोसी की मुख्य धारा जो है उसका नाम है अरुण, और अरुण का जो उद्गम होता है वो गोसाई थान तिब्बत से होता है। इसलिए सामान्यतः कोसी का उद्गम है वो कहां से माना जाता है? गोसाई थान तिब्बत, है ना। ये अरुण कोसी नाम है इसका, ये इसकी मुख्य धारा है। कोसी नदी पर भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है जिसका नाम है भाई कोसी परियोजना। ठीक है, और ये कोसी नदी जो है वो जहां पर आकर मिलती है उस स्थान का नाम है कुर्सेला बिहार। कहां पर आकर मिलती है भाई? कुर्सेला बिहार में। वहीं पे देखिए
यहां पर हम बात करते हैं, देखिएगा, एक दार्जिलिंग की पहाड़ियां हैं। क्या है भाई? दार्जिलिंग की पहाड़ियां। और इन दार्जिलिंग की पहाड़ियों को लेकर बात करते हैं तो ये पश्चिम बंगाल में है ना, दार्जिलिंग की पहाड़ियां जो चाय के लिए बहुत फेमस है। और आपको पता हो तो दार्जिलिंग चाय को भारत का पहला जो जीआई टैग मिला था वो दार्जिलिंग की चाय को ही मिला था। दार्जिलिंग से एक नदी निकलती है जिसका नाम है भाई महानंदा। और ये महानंदा जहां पर आकर मिलती है उस स्थान का नाम है फरक्का। और फरक्का के पास में आपको पता है कि गंगा नदी की एक वितरिका अलग होती है जिसका नाम क्या है भाई? हुगली नदी। और यहां पर एक 25 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया है जिसका नाम रखा गया है फरक्का बैराज, या फिर इसे बोलते हैं फरक्का बांध। ठीक है। इसका मेनली काम क्या होता है कि हुगली नदी में तल में जो अवसाद जम जाते हैं ना उनको हटाने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। यहां तक की बातें हुई। फिर इधर से देखिएगा चेमा योंगडोंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी है वो आती है, और ये बांग्लादेश में प्रवेश करने पर इसे जमुना कह देते हैं। जैसे ही आगे की ओर बढ़ेगी ना ये नदी, आगे की ओर बढ़ेगी तो यहां पर ये बांग्लादेश में प्रवेश करते ही ना इसका नाम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। और नाम चेंज होकर इसके क्या कह देते हैं? पद्मा। वो नाम वाले जो क्या क्या नाम से पुकारा जाता है उसको तो मैं अलग से आपको बताऊंगा ना। तो यहां तक की बातें उम्मीद आप कर गए होंगे। दूसरा देखिए, यदि मैं नीचे की ओर चलता हूं तो कुछ सहायक नदियों के बारे में यहां से भी हम बात कर लेते हैं। ठीक है। और याद कैसे रखना है वो भी मैं बता दूंगा आपको। देखिए यहां से एक नदी है जिसका नाम है सोन नदी। और सोन नदी का उद्गम है वो अमरकंटक चोटी से होता है जो कि मैकाल श्रेणी में है और मध्य प्रदेश में है। ठीक है। सोन नदी आपको पता हो, सोन नदी आपको पता हो तो आपने एक तो पारसनाथ पहाड़ी देखी होगी, जैसा मैंने विंध्याचल पर्वतमाला बताई थी ना, तो उसमें एक पारसनाथ चोटी यानी पारसनाथ पहाड़ी को लेकर बात की थी ना। जब विंध्याचल के हमने पार्ट देखे थे ना, विंध्य पर्वत, भांडेर, कैमूर, पारसनाथ, तो ये जो सोन नदी है कैमूर और पारसनाथ के मध्य से होकर बहती है। यहां से सवाल बहुत बार पूछा गया है। दूसरा, यहां से देखिएगा ये नदी निकलकर जिस स्थान पर जाकर मिलती है उस स्थान का नाम है भाई पटना। और ये पटना कहां का है भाई? बिहार का है। सोन नदी की एक बहुत ही फेमस नदी है जिसका नाम है भाई रिहंद नदी। और रिहंद नदी का उद्गम होता है मती रिंगा पहाड़ी, और ये कहां पर है? सरगुजा छत्तीसगढ़ से इसका उद्गम होता है। इस रिहंद नदी पर एक बांध परियोजना बनाई गई है जिसे बोला जाता है रिहंद बांध, या फिर इसे बोला जाता है गोविंद वल्लभ पंत सागर। गोविंद वल्लभ पंत सागर। ये जो है यूपी का जो सोनभद्र जिला है, यूपी का सोनभद्र जिला है वहां पर है। और आपको पता हो तो गोविंद वल्लभ पंत सागर है, यहां पर देश का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा पार्क है वो लगाया गया था। चलिए इसी श्रेणी को हम थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ाते हैं। और आगे की ओर बढ़ाते हैं तो देखिएगा ये नदी जो आ रही है हमारी हुगली नदी ना, हुगली नदी की एक छोटी सी सहायक नदी है जिसका, छोटी तो नहीं बोलेंगे भाई ना, बहुत बड़ी नदी है जिसका नाम है भाई दामोदर नदी है ना, जिसे बंगाल का शोक भी कहते हैं। ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है ना। और ये छोटा नागपुर पठार को दो भागों में भी बांटती है, हमने बात की थी ना। भारत की इसे कोयला नदी कहते हैं। यहां पर देखो एक परियोजना का नाम लिखा हुआ है दामोदर नदी घाटी परियोजना। मैं दामोदर नदी घाटी परियोजना को लेकर बात करता हूं तो देखिएगा दामोदर नदी घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना है जिसकी स्थापना 1948 में की गई थी ना। ये अमेरिका की जो टेनेसी नदी मॉडल है ना, अमेरिका का कौन सा? टेनेसी नदी मॉडल है ना, उस पर यह आधारित है। दूसरा देखिए, ये हुगली नदी आगे की ओर बढ़ती हुई तो इस हुगली नदी के किनारे कोलकाता शहर बसा हुआ है, कोलकाता बंदरगाह भी इसी के किनारे है। और आगे की ओर जाकर ये हुगली नदी हल्दिया में गिर जाती है। वहीं पे आप देखिएगा ये जो गंगा नदी आ रही थी इसमें जमुना का मतलब है यहां पर ब्रह्मपुत्र नदी है ना। और जब इसमें जमुना भी मिल जाएगी ना पद्मा में, पद्मा देखो गंगा नदी को बांग्लादेश में कहा जाता है, मिल जाएगी तो इसका संयुक्त नाम पद्मा रहेगा। लेकिन यहां से देखिएगा मणिपुर की पहाड़ी है, उस पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसका नाम मेघना नदी बोल दो, या फिर इसे बराक नदी भी बोला जाता है, बराक नदी ना। और ये जैसे ही आकर इस पद्मा में मिलती है तो इस संयुक्त धारा का नाम बराक नदी बोल दो, या फिर इसे बोला जाता है मेघना नदी। उसके नाम से आकर ये बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। ठीक है। बंगाल की खाड़ी में जहां पर कौन सा द्वीप बना हुआ है? सागर द्वीप बना हुआ है। ठीक है।
उम्मीद करता हूं आपको ये इतनी जो बातें मैंने बताई हैं आपको अच्छे से समझ आई होंगी। अब मैं आपको वापस अपना जो जहां पर अपना टॉपिक चल रहा था पीडीएफ से, ठीक है, वहां पर आपको वापस लिए चलता हूं ना। ये डायग्राम हमने समझ लिया और डायग्राम से जस्ट आगे की ओर बढ़ेंगे हम और आ जाते हैं यहां पर। अब पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे हम। देखिए जरा, देखो, अब बात कर रहा है क्या, सहायक नदियां, ठीक है। सहायक नदियां, यदि हम बात करते हैं दाएं किनारे को लेकर, दोस्तों दाएं किनारे की जो इसकी सहायक नदियां हैं मेनली वो कौन कौन सी है ना। तो देखो दाएं किनारे में मेनली आपकी दो नदियां आती है ना, सोन है और टॉन्स है। सोन है, टॉन्स है और एक सॉरी यमुना है। यहां पर देखो सोन, यमुना, टॉन्स और एक नदी और है पुनपुन। ये इसके दाहिने किनारे पर आकर मिलती है। दाहिने किनारे से आपके मैक्सिमम सवाल सोन और यमुना से आता है ना। फिर थोड़ा सा डीप जाता है तो टॉन्स ले लेता है और जाएगा तो वो यहां तक आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं गंगा के बाएं किनारे की जो सबसे महत्वपूर्ण नदियां हैं। यहां पर आप देखो सहायक नदियां, जैसे हमने मैप में देखा था कि सबसे पहले जो है वो रामगंगा है, फिर गोमती है, फिर घाघरा है, फिर गंडक है, फिर बूढ़ी गंडक है, फिर कोसी है, फिर महानंदा है। ये नदियां हैं। वहीं पे गंगा नदी के उपनामों को लेकर बातचीत करी जाए हमारी, तो अब देखिए उपनाम क्या क्या है, कहां कहां पर क्या क्या कहा जाता है ना। देखिए जरा, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि गंगा नदी का जो नाम है वो भागीरथी कहां पर पड़ता है। तो गंगा नदी जब इसका उद्गम होता है ना, कहां से, गंगोत्री ग्लेशियर से ना, गोमू के निकट से, जो कि देवप्रयाग, देवप्रयाग ये भी उत्तराखंड में, वहां तक इसे किस नाम से जाना जाता है, भागीरथी के नाम से। दूसरा है इसे हुगली या फिर भागीरथी, और कहां कहा जाता है। तो देखो फरक्का, जहां से एक प्रकार से गंगा की वितरिका अलग होती है, ठीक है, वहां से लेकर इसका संगम जो होता है, ठीक है, हल्दिया के पास, वहां तक इसे हुगली के नाम से या फिर भागीरथी के नाम से जाना जाता है। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि फरक्का कोलकाता, ठीक है, बंगाल की खाड़ी तक। यानी सिंपल सा मैं बोलूं तो हुगली जो है वो फरक्का से होते हुए कोलकाता, कोलकाता से बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, ठीक है, वो इसी से होके गुजरता है। दूसरा मैं ये बोलूं, ठीक है, दूसरा मैं ये बोलना चाहूं तो कोलकाता बंदरगाह भारत का सबसे प्राचीन जो बंदरगाह है, जिसकी स्थापना अंग्रेजों ने की थी लगभग 1870 में। तो ये इस भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है जो कि इसी नदी के किनारे है। दूसरा देखिए गंगा, मैंने बोला था कि गंगा जो नाम है वो कहां से स्टार्ट हो रहा था, देवप्रयाग से, जहां पर अलकनंदा प्लस भागीरथी आपस में संगम कर रही थी। ये यहां से लेकर फरक्का तक गंगा कहलाती है। फरक्का पे जैसे ही वितरिका अलग होती है उसका नाम गंगा सॉरी हुगली और भागीरथी हो जाता है। दूसरा पद्मा नाम, देखिए पद्मा नाम को लेकर मैं बात करता हूं तो फरक्का से बांग्लादेश में, ठीक है, फरक्का से आगे बांग्लादेश में, ठीक है, या फिर मेघना या बराक नदी तक। इसका मतलब यह है कि फरक्का से आगे जब ये बांग्लादेश में जाएगी ना तो वहां पर इसका नाम पद्मा हो जाएगा। और कहां तक पद्मा है, जहां तक मेघना और बराक नदी का संगम होता है वहां तक इसे कहा जाता है। जैसे ही इसमें नाम है, मेघना कहां से पड़ रहा है कि जब से जहां से मेघना या बराक नदी का संगम होता है वहां से इसका नाम, पद्मा का नाम क्या हो जाएगा, मेघना या बराक। और ये कहां तक है, बंगाल की खाड़ी मुहाने तक। बंगाल की खाड़ी मुहाने का मतलब है हमारा जहां पर नदी आकर गिरती है। कहां पर जाकर गिरती है, ये नदी आपको पता होना चाहिए कि हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था कि ये नदी सागर द्वीप के निकट जाकर गिरती है। अच्छा, वहीं पे इसी क्रम को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहें तो देखिएगा यहां पर क्या विशेष बात कह रहा है। देखिए काम की बात है कि गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा माना जाता है ना, जिसका विस्तार हुगली एवं मेघना नदियों के मध्य है। डेल्टा का समुद्री भाग जो है वो घने वनों से ढका हुआ है। और गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा सुंदरी वृक्षों की अधिकता के कारण इसे लाडलो क्या कहा जाता है, सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहां पर सुंदरी वृक्षों की अधिकता है, इस कारण से इसे सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। आपको पता हो तो ये सुंदरवन का जो डेल्टा है इसे पृथ्वी की किडनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है सुंदरवन के डेल्टा को, पृथ्वी की किडनी। लेकिन चेंज हो के थोड़ा सवाल चेंज कर लें और सवाल ये पूछ ले कि पृथ्वी के फेफड़े किसे कहते हैं भाई। अरे
पृथ्वी के फेफड़े किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, पृथ्वी के फेफड़े हैं वो अमेजन शेलवास के जो वन है वो कहलाते हैं या वर्षा वन कहलाते हैं। वहीं पे देखिए, गंगा के किनारे जो बसे हुए शहर है ना, जरा हम उनकी भी लेकर चर्चा करेंगे। यहां से जरा देखिएगा, यदि मैं बात करता हूं, यहां पर देखिएगा गंगा नदी के किनारे देखो कन्नौज स्थान हमने देखा था थोड़ी देर पहले, देखा था ना कन्नौज। तो कन्नौज को लेकर एक त्रिपक्षीय संघर्ष भी हुआ था। त्रिपक्षीय संघर्ष मेनली में एक प्रकार से मैं बोलूं तो पाल शासक है, राष्ट्रकूट शासक है और गुर्जर प्रतिहार है ना, इन तीनों के मध्य हुआ था ये त्रिपक्षीय संघर्ष। और ये त्रिपक्षीय संघर्ष था ये कन्नौज को लेकर। कन्नौज पे उस समय आयुध वंश शासन किया करता था। दो भाइयों के मेनली बीच में झगड़ा था, एक चक्रायुद्ध था, एक इंद्रायुद्ध था ना। कभी कोई सा आता इंद्रायुद्ध को राजा बना जाता, कभी कोई आता चक्रायुद्ध को बना जाता। मेन रीजन ये था कि ये भारत के केंद्र में था, ठीक है, जिससे भारत पे नियंत्रण करना आसान हो। इसलिए इसको लेकर या इस पर नियंत्रण को लेकर बार बार युद्ध हुए और इस युद्ध का नाम रखा गया त्रिपक्षीय संघर्ष। लगभग 100 साल तक चला था ये। क्लियर है ये बात है? चलिए, और इसमें अंतिम रूप से मैं बोलूं तो नागभट्ट जो द्वितीय था उसकी विजय हुई थी। वहीं पे हम बात करें, जैसा हमने देखा था कि बद्रीनाथ जो मंदिर है, क्या बद्रीनाथ जो मंदिर है वो अलकनंदा नदी पर देखा था और केदारनाथ मंदिर है वो मंदाकिनी नदी पर देखा था। यहां पर आगे देखिएगा कि गंगा नदी पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है, पूर्ववर्ती अफवाह तंत्र का या पूर्ववर्ती अफवाह का उदाहरण है। मैंने आपको समझाया था ना पूर्ववर्ती नदियां कौन सी होती है। लाडलो, पूर्ववर्ती नदियां मैं एक बार और बता देता हूं, इससे पहले की क्लास में मैंने वो बात बताई भी थी कि पूर्ववर्ती नदियां वे हैं जो हिमालय के उत्थान से पहले बहती थी और वर्तमान में हिमालय को काटकर बहती हैं। उन नदियों को हम क्या कहते हैं? पूर्ववर्ती नदियां। वहीं से हम आगे की ओर देखें, सुंदरवन का जो डेल्टा है उसका निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर करती हैं, ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर करती हैं। वहीं पे यदि आप यहां पर एक ओल्डहम का विचार आया था, उनके अनुसार माने तो गंगा के जलोढ़ के जो निक्षेपों की गहराई है वो 4000 से 6000 मीटर तक है, लेकिन हम गैलेनी के अनुसार माने तो मात्र 2000 मीटर है। और हम सामान्यतः देखें तो उत्तर का विशाल मैदान है वो लगभग 200 मीटर जो गहराई तक है वो जलोढ़ का निक्षेप है, ठीक है। जब हम उत्तर का विशाल मैदान पढ़े थे ना तो मैंने उसमें चर्चा भी की थी आपसे, ठीक है। अच्छा, ये लिखा हुआ है ना, पृथ्वी के फेफड़े हैं जो अमेजन के सेलवास वन या फिर वर्षा वन है वो कहलाते हैं। अब मेनली हम बात करते हैं गंगा नदी के किनारे बसे शहरों को लेकर, जहां से अपने अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं। देखिएगा जरा, गंगा नदी के किनारे, यहां से देखिए गंगा नदी, मेनली हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की ना। देखिएगा, गंगा नदी उत्तराखंड में आकर यानी आपकी भागीरथी और अलकनंदा मिल रही थी, उस स्थान को हमने कहा था देवप्रयाग। देवप्रयाग से ये नदी आगे की ओर बढ़ेगी तो आपका आएगा ऋषिकेश, ऋषिकेश से ये नदी आगे की ओर बढ़ेगी तो आएगा भाई हरिद्वार। आपको ये पता होना चाहिए कि गंगा नदी जो हरिद्वार से, ठीक है, हरिद्वार से गंगा का क्या होता है? गंगा का मैदानों में प्रवेश, मैदानों में प्रवेश। इससे पहले वो पहाड़ियों में बहती है ना। अब ये जो बातें लिख रहा हूं ना, ये बातें आपको थ्योरी में टोटल लिखी हुई आपको मिल जाएंगी। हरिद्वार के बाद में इस नदी का जो प्रवेश है वो यूपी में हो जाता है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में ये सबसे पहले ये बिजनौर में आके प्रवेश करती है। बिजनौर से हम आगे बढ़ेंगे तो ये आगे आकर नरोरा में जाएगी, यूपी में। और आपको पता है कि नरोरा यूपी में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी लगा हुआ है यहां पर। नरोरा से आगे बढ़ेगी तो देखो फरुखाबाद, फरुखाबाद से आगे बढ़ेगी कन्नौज, कन्नौज से आगे बढ़ेगी कानपुर, कानपुर से आगे बढ़ेगी फतेहाबाद, फतेहाबाद सॉरी फतेहपुर है, माफी चाहता हूं, फतेहपुर के बाद में ये सोराव, फिर उसके बाद में प्रयागराज, फिर मिर्जापुर, फिर वाराणसी और फिर गाजीपुर। यानी ये टोटल जितने मैंने आपको बताए हैं ना, चाहे देखो मैंने उत्तराखंड में 3 लिए कि देवप्रयाग, ऋषिकेश और हरिद्वार। फिर मैंने आपको बोला उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में देखो बिजनौर है, नरोरा है, फरुखाबाद है, ठीक है, कन्नौज है, कानपुर है, फतेहपुर है, शोराव है, फिर उसके बाद में आपका प्रयागराज है, फिर ये मिर्जापुर है, वाराणसी है और गाजीपुर है, ठीक है। ये सारे स्थान यूपी के हैं जो गंगा के किनारे बसे हुए हैं। यदि मैं बात करता हूं बिहार को लेकर, तो देखिए बिहार को लेकर बात करते हैं तो 3 शहर है मेनली फेमस।
जो इसके किनारे हैं। एक का नाम बक्सर है, आपको पता है कि 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था ना, फेमस था। एक पटना है जो बिहार की राजधानी है, और एक है भागलपुर। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भागलपुर में जो गांगे डॉल्फिन नेशनल पार्क है वो भागलपुर में ना, विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन नेशनल पार्क। और आपको पता है कि गांगे डॉल्फिन को भारत का जलीय जीव अधिसूचित किया गया था, वो भी हम बात करेंगे आराम से, स्पेशली पर्टिकुलर लिखा हुआ है बुक में ना, पूरी बात करेंगे। एक देखो यहां पर झारखंड में, झारखंड का केवल एक छोटा सा है यहां पर, ये इसका नाम है भाई पाकुर। ये पाकुर जो है वो मेनली पड़ता कहां पर है भाई, साहिबगंज में। और साहिबगंज कहां पर है, साहिबगंज आपको मेनली नजर आएगा भाई झारखंड में। कहां पर है, झारखंड में, थोड़ा सा बहती है। उसके बाद में मैं आगे की ओर बात करना चाहूं तो देखिएगा, यहां पर आप देख पा रहे हैं कि फरक्का लिखा हुआ है, जो कि कहां पर है भाई, पश्चिम बंगाल में। ये स्थान भी जो है वो किसके किनारे है, गंगा के किनारे। फरक्का के बाद में आपको पता है कि यहां से इसकी एक वितरिका अलग हो जाएगी ना, और उस वितरिका को नाम दिया था हमने हुगली। तो ये गंगा नदी के किनारे पर बसे हुए शहर थे, उनसे बार बार आपके सवाल पूछे जाते हैं ना, ठीक है। आपको पता है यहां पर कानपुर, कानपुर को वैसे देखा जाए तो पहले कान्य कुब्ज के नाम से भी जाना जाता था, कान्य कुब्ज के नाम से। ये वही प्रयागराज है जहां पर आपको मैंने बोला था कि त्रिवेणी संगम है ना, क्या बनता है भाई, त्रिवेणी संगम। और त्रिवेणी संगम के लिए मैं बात बताऊं तो कौन कौन सी नदियां हैं। एक नदी का नाम गंगा, एक नदी का नाम यमुना, और एक नदी का नाम क्या है, सरस्वती, सरस्वती। और ये वही प्रयागराज है जहां पर प्रत्येक 12 वर्ष बाद महाकुंभ का आयोजन होता है। बात किसका होगा भाई, महाकुंभ का आयोजन, ठीक है। और मिर्जापुर के बारे में तो आप जानते ही हो, आजकल बहुत चर्चा में है ना, वेब सीरीज आपकी। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं हम यहां पर, देखिए यहां से, अब आपका ये विक्रमशिला गांगेटिक डॉल्फिन अभयारण्य है ना, गांगेटिक डॉल्फिन अभयारण्य, इसको लेकर बात करते हैं हम ना। यहां पर हम बात करें तो देखिए यहां से क्या विशेष बात है ना, देखिए विक्रमशिला गांगेटिक जो डॉल्फिन पार्क है या अभयारण्य है, वो यूपी के भागलपुर, सॉरी बिहार के भागलपुर में है ना। और यहां से देखो बिहार में ये सुल्तानगंज से लेकर भागलपुर के कहलगांव तक ये लगभग 60 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। इस अभयारण्य को बात मानने तो ये अभयारण्य तो हालांकि बना दिया गया था कब, 7 अगस्त 1991 को अधिसूचित हो गया था, लेकिन गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो अधिसूचित किया गया था, वो अधिसूचित किया गया था 5 अक्टूबर 2009। 5 अक्टूबर उधर लिखा हुआ है, और ये 5 अक्टूबर 2009 को। इसका मेनली जैसे आप निर्णय देख पा रहे हैं कि मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण, या फिर जिसे NGRBA बोला जाता है, कि पहली बैठक में, क्या पहली बैठक में गंगा डॉल्फिन, जिसको हम प्लांटिनिस्टा गंगेटिका कहते हैं, या फिर जिसे टाइगर ऑफ गंगा के नाम से भी जाना जाता है, इसकी खोज जो है मेनली कब हुई थी, 1801 में हुई थी ना। ये केवल मीठे जल स्रोतों में ही रह सकती है। इसकी विशेष बात क्या है, ये जो गंगा डॉल्फिन है इसकी विशेष बात जरा देख लेना, ये सवाल भी पूछा हुआ ना। और वो क्या है, पहली बात तो ये कह रहे हैं कि इसकी खोज 1801 में हुई। दूसरी बात, ये केवल और केवल मीठे जल में रहती है। तीसरी, ये मूलतः दृष्टिहीन यानी जन्मांध होती है, ठीक है। यह असम की राज्य जलीय जीव भी है। और 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय गंगा नदी डॉल्फिन दिवस भी मनाया जाता है। और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन गंगा डॉल्फिन को मेनली एक प्रकार से मैं बोलूं ना तो गंगा डॉल्फिन को बचाने के लिए प्रयासरत है। मैं एक प्रकार से और बोलना चाहूं तो यहां पर देखिएगा, प्रोजेक्ट जो डॉल्फिन है वो 2019 में प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर शुरू हुआ था। क्या समझे, प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2019 में प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर शुरू हुआ ना। प्रोजेक्ट टाइगर आपको पता है ना कब हुआ था, 1973 में हुआ था। चलिए यहां से मैं आपको कुछ और बातें क्लियर बताता हूं। यहां से आप ये बात देखिए कि कह रहा है कि मीठे जल में गंगा नदी का स्वच्छता का जो पता है वो इसके माध्यम से भी लगाया जाता है। कैसे लगाया जाता है, जरा समझो बात को ना, कैसे लगाया जाता है। यदि गंगा नदी में इनकी संख्या बढ़ रही है
तो इसका मतलब ये समझा जाता है कि गंगा नदी स्वच्छ हो रही है। यदि गंगा डॉल्फिन की यदि संख्या घट रही है तो इससे आइडिया लगाया जाता है कि गंगा नदी का जो पानी है वो दूषित हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मेनली, यहां से कुछ बातें और कर देख लेते हैं। अच्छा, ये तो बात करी ली ना 2019 वाली, तो ठीक है। अब एक परियोजना है, उस परियोजना को बोला जाता है नमामि गंगे परियोजना। नमामि गंगे परियोजना। ये नमामि गंगे परियोजना क्या है, जरा समझो कि ये केंद्र सरकार की इस योजना को 2014 में गंगा नदी में प्रदूषण को कम करने हेतु इसे शुरू किया गया था। दूसरी इसकी स्पेशल बात क्या है? दूसरी इसकी स्पेशल बात यह है कि यह एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। यह एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। विश्व बैंक ने 25,000 करोड़ की आर्थिक सहायता की है और जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा क्या जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा प्रमुख कार्यक्रम के रूप में नमामि गंगे परियोजना को क्या किया, शुरू किया। इस नमामि गंगे परियोजना का मेन उद्देश्य क्या है? मेनली इसके दो उद्देश्य हैं, ठीक है। और यहां पर मैं बात करूं तो पहला उद्देश्य क्या है कि नदी में जो प्रदूषण के प्रभाव है उसको कम करना है, नदी के संरक्षण और कायाकल्प को पूरा करना। ये मेनली इसके दो टारगेट थे, नदी में प्रदूषण को कम करना, नदी के संरक्षण और कायाकल्प को पूरा करना। ये नमामि गंगे परियोजना की बात है। कब शुरू किया गया है? 2014 में। ये बात भी याद रखेंगे। तो एक प्रकार से मैं बोलूं तो गंगा की जो बेसिक बातें हैं वो हमने देख ली। अब गंगा की जो सहायक नदियां हैं जिनसे हमारे अच्छे खासे क्वेश्चन बनेंगे, हम उनकी बात करेंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं यमुना, मैंने बोला था ना कि हर का डायग्राम बहुत शानदार तरीके से बनाया हुआ है, और उम्मीद करता हूं कि ये आपको जो सेशन है वो बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो आपको काम सिर्फ इतना सा करना है कि वीडियो को लाइक करना है, चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। क्लियर? और ये यदि आप बुक मंगवाना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं हमारे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में, मेनली डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हुए ना, वो व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर दो कि हमें बुक लेनी है। वो आपको टोटली जो है वो आपसे एड्रेस मांगेंगे, क्यूआर कोड के थ्रू पेमेंट करवाएंगे, और आपकी यदि सुबह जल्दी हो जाता है तो आपकी बुक है उसी दिन डिस्पैच हो जाएगी ना, और आपको एक ट्रैकिंग आईडी दे दी जाएगी जिससे आप अपनी बुक को ट्रैक भी कर पाएंगे। उम्मीद है सारी बातें समझ आई होंगी। तो लाडलो, आज का जो हमारा सेशन है हम इसे यहीं समाप्त करेंगे। बाकी मुलाकात आपसे नेक्स्ट सेशन में होगी। तब तक के लिए बाय।